गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दीपा तलरेजा, मातृत्व फर्टिलिटी क्लिनिक जयपुर से। तो फ्रेंड्स, हमने अपने लास्ट वीडियो में बात की थी एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सब हमने डिस्कस किया था। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए ये डिस्कस करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस एंड फर्टिलिटी कैसे रिलेटेड है, यानी कि एंडोमेट्रियोसिस जो है वो इनफर्टिलिटी के लिए कैसे जिम्मेदार होती है और उसे कैसे ट्रीट किया जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो एंडोमेट्रियोसिस है वो लगभग 10 से 15% रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की महिलाओं को अफेक्ट करती है, यानी कि ऐसी महिलाएं जो कंसीव करने चाहती हैं रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, उनमें लगभग 10 से 15% मरीज़ एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। और अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो ऐसी महिलाएं जिन्हें एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है उनमें लगभग 30 से 50% यानी कि 30 to 50% फीमेल्स में इनफर्टिलिटी होने के चांसेस हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट कारण बनता है। अब हम ये जानेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ऐसा क्या होता है जिससे कि महिला की फर्टिलिटी पे असर पड़ता है। तो देखिए, कई कारण होते हैं एंडोमेट्रियोसिस जैसे कि अफेक्ट करती है महिला की फर्टिलिटी को। एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है मैकेनिकल डिस्ट्रप्शन। आपको अगर याद हो कि हमने अपने कुछ पुराने वीडियोस में ये आपको बताया था कि नॉर्मल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस कैसे होती है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। तो उसके लिए एक नॉर्मल ट्यूबल एंड ओवेरियन, यानी कि जिसे ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप कहा जाता है, उसका नॉर्मल होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब ओव्यूलेशन होता है उस दौरान जो एग होता है, जो अंडा होता है, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें, वो ओवरी से रिलीज़ होता है और ट्यूब की मूवमेंट के माध्यम से उसे पिक किया जाता है। और ये जो फर्टिलाइजेशन ट्यूब में होता है, उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है, यानी कि जो भ्रूण होता है, वो कुछ दिन ट्यूब में रहने के बाद धीरे धीरे यूट्रस की तरफ मूव करता है और वहाँ पर इम्प्लांट होकर ग्रो करता है। ये नॉर्मल रिप्रोडक्शन होता है, जिसके लिए ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप का मेंटेन होना बहुत नॉर्मल है। अब एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से जो ब्लड जमा होता जाता है, जो एंडोमेट्रियोटिक इम्प्लांट्स होते हैं, जो डिपॉजिट्स होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, कुछ खिंचावट सी आ जाती है, जिसे कि हम टेक्निकल लैंग्वेज में एडेशंस बोलते हैं। यानी कि होता क्या है कि चीज़ें आपस में चिपकने लगती हैं, कई टिश्यूज़ आपस में चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो नॉर्मल पेल्विक एनाटमी होती है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है। यानी कि जो नॉर्मल ट्यूबो ओवेरियन रिलेशनशिप है, कई बार उस पर भी असर पड़ जाता है। और यह जो प्रोसेस होती है ओवरी द्वारा एग को रिलीज़ करने की और ट्यूब द्वारा एग को पिक करने की, जो कि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए ज़रूरी है, उसको असर पड़ता है और इस तरह से फर्टिलिटी पे भी हमारी असर पड़ता है। इसके अलावा और क्या होता है कि कई बार इस क्रोनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से जो एंडोमेट्रियम में जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन होता है एम्ब्रियो का, जिसे हम एंडोमेट्रियल रिसेप्टिविटी कहते हैं, उस पर भी असर पड़ जाता है। अब उसके कारण क्या होते हैं, क्योंकि ये क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस, कई इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स रिलीज़ होते हैं जो एंडोमेट्रियम की रिसेप्टिविटी पे असर डालते हैं। कभी कभी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी रिलीज़ होते हैं, जैसे अगर मैं एक आपको नेम बताऊं तो PGE2 जिसे हम बोलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि एबनॉर्मल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जो कि एम्ब्रियो को इम्प्लांटेशन में प्रॉब्लम करते हैं। तो इस वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस में इनफर्टिलिटी की समस्या आ जाती है। तीसरा एक हम कारण देखें तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम ओवरीज में आती है, उसे हम एंडोमेट्रियोमा या सिंपल लैंग्वेज में चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो नॉर्मल अंडेदानी में अंडों की संख्या होती है, यानी कि जो एग का नंबर होता है, साथ में अंडों की क्वालिटी, यानी कि एग्स की क्वांटिटी और क्वालिटी, उस पर भी असर पड़ता है। और अधिकतर महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस के साथ यह देखने को मिलता है कि उनका जो ओवेरियन रिजर्व है वो भी धीरे धीरे कम हो जाता है। तो यह भी एक कारण होता है एंडोमेट्रियोसिस की महिलाओं में इनफर्टिलिटी का। तो हमने ये देखा कि ये जो कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट कारण बन जाता है। तो अब आज हम जो मेन डिस्कस करना चाहते हैं वो है कि ऐसी महिलाओं को ट्रीट कैसे किया जाए, इन्हें इनफर्टिलिटी की समस्या से कैसे छुटकारा दिलाया जाए एंडोमेट्रियोसिस के कंडीशन में। तो देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि एंडोमेट्रियोसिस का ट्रीटमेंट जो है इनफर्टिलिटी के लिए, वो स्टार्ट करने से पहले हमें सबसे पहले ये पता करना ज़रूरी है कि एंडोमेट्रियोसिस की सिवियरिटी क्या है, जिसे हम एंडोमेट्रियोसिस की ग्रेडिंग की कहते हैं। आइडियली ये जो एंडोमेट्रियोसिस की ग्रेडिंग होती है, ये लेप्रोस्कोपी यानी दूरबीन के ऑपरेशन के द्वारा की जाती है।
नॉर्मली हम इसे 4 ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। ग्रेड 1 जिसे कि मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस कहते हैं, ग्रेड 2 माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस, ग्रेड 3 मॉडरेट एंड ग्रेड 4 सीवियर एंडोमेट्रियोसिस। तो होता क्या है कि हमें ये पहले कंफर्म करना होता है कि महिला किस कैटेगरी में आती है। तो सबसे पहला जो ट्रीटमेंट का डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है एंडोमेट्रियोसिस की ग्रेडिंग, यानी कि एंडोमेट्रियोसिस की सीवियरिटी कितनी है, इस डिसीज़ ने कहाँ कहाँ और किस किस ऑर्गन को इफ़ेक्ट किया है, कितना सीवियरली है महिला को महिला को अफेक्ट कर चुकी है। ये तो एक चीज़ हो गई। बाकी किस चीज़ पे हमारा ट्रीटमेंट डिसाइड करता है, उसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि फ़ीमेल की एज क्या है, उसकी मैरिज को कितना समय हो गया है, अगर पहले कोई ट्रीटमेंट लिया है कि नहीं लिया है, और सबसे इम्पॉर्टेंट जैसा कि मैंने आपको बताया महिला का ओवेरियन रिजर्व क्या है, वो एंडोमेट्रियोसिस से कितना अफेक्ट हुआ है। तो अब हम ये समझ सकते हैं कि अगर कोई ऐसी महिला जिसकी उम्र 35 ईयर से कम है, मैरिज को ज़्यादा समय नहीं हुआ, और जो अगर एंडोमेट्रियोसिस की ग्रेडिंग करते हैं तो मिनिमल टू माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस में आती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट उनका ओवेरियन रिजर्व मेंटेन है। ऐसी फीमेल्स में उन्हें एक कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। हालांकि ज़्यादातर केसेस में हम उन्हें यह सलाह देते हैं, बिकॉज ये एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है जो धीरे धीरे बढ़ती जाती है, इसलिए हम उन्हें सलाह देते हैं कि थोड़ा सा एक्टिव ट्रीटमेंट किया जाए। और यहाँ पर हमें कई बार उन्हें कंट्रोल्ड ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन, यानी कि जो अंडा बनने की दवाई हैं, ओवुलेशन इंडक्शन किया जाता है, साथ में IUI का ऑप्शन उन्हें दिया जाता है। दूसरी बात, अगर ऐसी फीमेल्स जहाँ पर फीमेल की एज 35 ईयर से ज़्यादा है, एंडोमेट्रियोसिस की ग्रेड मॉडरेट या सीवियर में आती है, या फिर महिला को पहले ट्रीटमेंट कई बार ले चुके हैं परंतु उन्हें कोई रिजल्ट नहीं मिला है, और साथ ही साथ अगर उनके ओवेरियन रिजर्व पे भी असर पड़ा है, तो ऐसी स्थिति में हम फीमेल्स को 2 ऑप्शंस देते हैं, जिसमें पहला ऑप्शन ये होता है कि अगर ओवेरियन रिजर्व नॉर्मल है, अभी एंडोमेट्रियोसिस से बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है, ऐसी स्थिति में हम उन्हें लेप्रोस्कोपी के द्वारा जो एंडोमेट्रियोसिस के डिसीज़ है उसको ट्रीट करने का ऑप्शन भी दे सकते हैं। देखिए, जब भी हम लेप्रोस्कोपी का ऑपरेशन करते हैं एंडोमेट्रियोसिस के केस में, तो वहाँ पर एम हमारा क्या होता है कि हमें जो नॉर्मल पेल्विक एनाटॉमी है उसे रीस्टोर करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेन इसका एक कारण होता है इनफर्टिलिटी का, कि पेल्विक एनाटॉमी डिस्टॉर्ट हो जाती है। तो हम सर्जरी में हमारा एम हमेशा ये होता है कि हम जो एंडोमेट्रियोटिक डिपॉजिट्स हैं उन्हें हम क्लियर कर सकें, ताकि इन्फ्लेमेशन को शरीर से कम किया जा सके, और जो नॉर्मल ट्यूबो ओवेरियन एनाटॉमी है, जो एडेशंस हैं, उनको रिलीज़ कर सके, ताकि महिला के कंसीव होने के चांसेस को बढ़ाया जा सके। तो अगर हम लेप्रोस्कोपी के द्वारा ये कर सकते हैं, उसके बाद हम उन्हें इस ऑपरेशन के बाद या तो अब हमें उन्हें कुछ समय नॉर्मली ट्राई करने की सलाह देते हैं, या फिर कंट्रोल्ड ओवेरियन स्टिमुलेशन विथ IUI का ट्रीटमेंट ऑप्शन दिया जाता है। दूसरी कंडीशन ये है, अगर महिला की एज जैसे कि मैंने बताया ज़्यादा हो चुकी है, पहले वो सब कुछ ट्रीटमेंट ले चुकी हैं और उनका एग का रिजर्व भी कम हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन होता है वो होता है IVF, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट। टेस्ट ट्यूब बेबी एक बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि इसमें जो टाइम टू प्रेगनेंसी होता है वो रिलेटिवली कम होता है। तो ये बात हो गई कि इनफर्टिलिटी और एंडोमेट्रियोसिस को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको ये बताया कि एंडोमेट्रियोसिस से इनफर्टिलिटी जो होती है उसे हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज़ हो, कुछ क्वेश्चंस हो, आप हमसे इस चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके जो भी क्वेरीज़ हैं उनको हम पूरी तरह से सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। थैंक यू।